वो मुख्तसर से नफरी की तार कमरे से निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। मैंने उसे होटल से निकाल ले जाने का मामला खुश असलूबी से तय कर लिया था। इस बारे में जिम क्लार्क खुद भी ताउन कर रहा था। उसने अपने पूरे मंसूबे की बुनियाद एक गलत मफरूजे पर रखी थी। इस एतबार से वो जिमी लॉयड से बदरजा हकीर शख्स था। जिमी लॉयड मेरे ही नहीं, अपने हर हरीफ के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात रखने की कोशिश करता था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि मैं पाकिस्तान में स्पेशल टास्क फोर्स वालों से मिलकर काम कर रहा था, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि मैं पाकिस्तान की किसी न किसी एजेंसी के साथ काम कर रहा था। जिम क्लार्क को मेरे बारे में बस वही कुछ मालूम था जो किसी जमाने में जिमी लॉयड ने उसे बता दिया होगा। वो बाद में पेश आने वाली तब्दीलियों से बिल्कुल बेखबर था। जिमी लॉयड की हलाकत के बाद उसने शी की सरबराही का मनसब जरूर संभाल लिया था, लेकिन वो जिमी लॉयड की खोपड़ी में मौजूद मालूमात के जखीरे तक रसाई हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका था। इस वक्त जिम क्लार्क की वो नाकामी मेरे लिए बड़ी कामयाबी की कलीद बन सकती थी। जिम क्लार्क गैर मुसल्ला था, लेकिन होटल की लाबी में उसके 5 मुसल्ला मुहाफिज मौजूद थे। मैंने अपना पूरा यकीन कर लिया था कि वो बिल्कुल निहत्था था। ऐसी सूरत में 5 मुसल्ला आदमियों के बारे में उसके दावे पर शुबा करने का कोई जवाब नहीं था। इन 5 में से 2 अमरीकी CIA के एजेंट थे। यह अमर यकीनी था कि वो जिम क्लार्क की हिफाजत के लिए जदीद तरीन हथियारों और वाफिर मैगजीन से लैस होते। उनके 3 मकामी मददगारों का असलिया उसके अलावा होता। इन लोगों की मजबूत पोजीशन के मुकाबले में मेरे पास सिर्फ 2 हथियार थे, एक बीम गन और दूसरा पिस्तौल, जबकि वीरा असलिहा लिए बगैर ही घर से निकल खड़ी हुई थी। इसमें कोई शुबा नहीं था कि बीम गन अपनी हलाकत खेजी की बिना पर बहुत अहम और मुअस्सर थी, लेकिन उसकी तबाही का दायरा बहुत महदूद था। किसी बंद अहाते में बीम गन से हाथी को भी गिराया जा सकता था, लेकिन खुले मैदान में बीम गन अपनी महदूद रेंज की वजह से नाकारा होकर रह जाती। पिस्तौल या रिवाल्वर की गोली के मुकाबले में बीम गन के नोजल से खारिज होने वाली हौलनाक शुआओं की मार बहुत कम थी। इससे सिर्फ दस्त बदस्त जंग में ही हैरान कुन नताइज हासिल किए जा सकते थे। इसलिए हमारी कुल पूंजी एक पिस्तौल पर मुश्तमिल थी, जिसके मैगजीन में सिर्फ 7 गोलियां मौजूद थीं। अगर मैं जिम क्लार्क को लेकर किसी वीराने की तरफ निकल खड़ा होता तो उसके 5 आदमी शिकारी कुत्तों की तरह हमारे पीछे लगे रहते और फिर वीराने में हमें घेर लेते। पिस्तौल की सिर्फ 7 गोलियों से मैं उन्हें कोई काबिल जिक्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। किसी भी बाकायदा तसादुम का आगाज होने के बाद वो 7 गोलियां ज्यादा देर तक हमारा साथ नहीं दे सकती थी। इन गोलियों के खत्म होने के बाद हम दोनों हकीर चूहों की तरह पकड़े जा सकते थे। इस ज़हनी तजिए के बाद मैंने किसी खुले वीराने का रुख करने का इरादा यकसर मनसूख कर दिया। इस वक्त हम जिम क्लार्क को मसरूका सिल्वर आइज की वापसी की उम्मीद दिलाकर अपने साथ ले जा रहे थे, इसलिए आसानी के साथ किसी महफूज इमारत का रुख भी कर सकते थे। हमारे पास सिर्फ 2 ठिकाने थे, जबकि हम जिम क्लार्क को किसी दिक्कत के बगैर अपने काबू में रख सकते थे। पहली और आसान सूरत यह थी कि हम जहांगीर के वसी और वीरान मकान की तरफ निकल जाते, जहां अधेड़ उम्र चौकीदार के सिवा किसी और मुस्तनफ़स की मौजूदगी का इम्कान नहीं था। लेकिन वहां जाने में खतरा यह था कि इतने बड़े मकान के हर हिस्से पर नजर रखना हम दोनों के लिए दुश्वार होता। हम वहां जहांगीर के हथियार भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नफरी की कमी की वजह से यह खतरा था कि बाहर से कोई मदद आने से पहले ही जिम क्लार्क के 5 साथी जहांगीर के घर में दाखिल होने में कामयाब हो जाते तो हमारे बचाव की तमाम राहें मसदूद हो सकती थी। ले दे के शरफाबाद का फ्लैट ही रह जाता था, जहां हमारे 3 काबिल एतमाद मददगारों के अलावा कुछ हथियार और फाजिल मैगजीन भी मौजूद थे। और फ्लैट तक रसाई का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिस पर जिम क्लार्क के साथी ज्यादा देर तक काबिज नहीं रह सकते थे। फ्लैट पहुंचने के बाद जिम क्लार्क को आसानी से बेदस्तों पा करके हम इसके हामियों को वहां से भाग निकलने पर मजबूर कर सकते थे। लॉबी में लिफ्ट से बाहर निकलते हुए मैंने उकाबी नजरों से वहां मौजूद लोगों का जायजा लिया, लेकिन जिम क्लार्क के साथियों की निशानदेही में कामयाब ना हो सका। मैं जिम क्लार्क के बाएं पहलू से लगकर नकासी के रास्ते की तरफ चल दिया। वीरा हमारे पीछे थी। तुम्हें अपनी गाड़ी से चलना होगा। बाहर निकलने के बाद जिम ने आहिस्ता से कहा, मैं CIA वालों की गाड़ी से आया था, वो इन्हीं के इस्तेमाल में रहेगी। मैंने गैर इरादी तौर पर मुड़कर देखा तो हमारे दूर निकल आने के बाद मर्दों की एक टोली होटल से बाहर आ रही थी। उनमें मकामियों के साथ गैर मुल्की भी थे। जिम क्लार्क को रोके रखने की कोशिश की वजह से मैं उन लोगों की बस एक झलक ही देख सका, जो शनाख्त के लिए नाकाफी थी। मेरे साथी चाहें तो तुम्हें रास्ते में घेर कर भी मुझे आज़ादी दिला सकते, लेकिन तुम देखोगे कि वो कोई मुदाखलत किए बगैर तुम्हारा ताक़ुब करते रहेंगे। जो ही तुम्हारी नीयत में फतूर आया, वो मौत के फरिश्तों का रूप धार लेंगे। हमारी नीयत अब भी वही है जो शुरू में थी। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि तुम हमें किसी बदअहदी पर उकसाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि तुम्हारे आदमियों को हम पर टूट पड़ने का इशारा मिल सके। ये तुम्हारी खाम ख्याली है। वो बेपरवाही से बोला, इस वक्त मुझे सिल्वर आइज से गर्ज है। एक बार वो दोनों मुकद्दस सिक्के मिल जाएं तो असरनो तुम्हारे बारे में सोचूंगा। फिलहाल मैं सिल्वर आइज हासिल करने के लिए तुम्हें जिंदा रखने पर मजबूर हूं। तुम मेरी तरफ से मुतमईन रहो, मैं अपना काम नहीं बिगाड़ूंगा। कार में जिम क्लार्क के लिए मेरे बराबर वाली पैसेंजर सीट ही मौजूद थी। वीरा पिछली सीट पर बैठने लगी तो मैंने फुर्ती से अपना बगली होल्स्टर
खाली करके भरा हुआ पिस्तौल उसे थमा दिया। वीरा के बैठ जाने के बाद मैं घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ वाले दरवाजे पर गया और फौरन ही अंदर बैठ गया। इस असना में हमारे पीछे आने वाले 2 टुकड़ियों में बट चुके थे। 2 मकामी आगे चले आ रहे थे और एक मकामी फुटपाथ के सहारे लगी हुई देव हैकल लैंड रोवर का दरवाजा खोल रहा था। उसके करीब खड़े हुए 2 मुहज्जब सफेद फाहमों की गर्दनें हमारी तरफ घूमी हुई थी। उनका जायजा लेने के लिए मैंने बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया। बस अपनी गाड़ी में बैठते बैठते जो कुछ देख सका वो देख लिया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझे ख्याल आया कि शरफाबाद में हमारा फ्लैट कुंजान आबाद इलाके में वाक़ था। वो 5 गैर मामूली बेजिगरी का मुजाहरा किए बगैर फ्लैट में घुसने की कोशिश नहीं कर सकते थे जब तक इन्हें जिम क्लार्क के साथ किसी गड़बड़ का यकीन न हो जाता। वो गली में रुककर दाखिली रास्ते की निगरानी करते रहते। अगर हम फ्लैट में पहुंचते ही अव्वल खान को उस नई सूरत हाल से आगाह कर देते तो वो अपनी नफरी के साथ इस गली की नाकाबंदी करके इन 5 खबीसों पर तगड़ा हाथ डाल सकता था। इन 5 की असलियत जान लेने के बाद उसे इनको मार डालने में भी कोई तरद्दुद न होता। गाड़ी को रैंप की ढलान के आखिरी सिरे से बाएं तरफ मोड़ते हुए अचानक मेरे जहन में छमाका हुआ। अव्वल खान को फोन करने या बुलाने के बजाय मैं बराह रास्त स्टेशन 4 भी जा सकता था। वहां का बेशतर अमला मुझे जानता था। बाहर से वो एक वसी रहायशी बंगला मालूम होता था। अंदर पहुंचने से पहले जिम क्लार्क के फरिश्तों को भी अंदाजा न हो पाता कि वो बेखबरी में कैसी भयानक दलदल में फंसने जा रहा है। हमारे अंदर पहुंचते ही STF के मुसल्ला जवान अपने भयानक खेल का आगाज कर सकते थे। गालिब इम्कान यही था कि गैर मुतवक्का हमले का सामना करते ही जिम क्लार्क के साथ ही हवास बागता होकर बच निकलने की कोशिश करते और आसानी से मार लिए जाते। लम्हा भर के लिए मुझे अफसोस होने लगा कि स्टेशन 4 की राह मुझे क्यों पहले नहीं सूझी, लेकिन इस वक्त भी कुछ नहीं बिगड़ा था। मैंने तमानियत के गहरे एहसास के साथ स्टेशन 4 की तरफ जाने वाले रास्ते पर कार मोड़ ली और रफ्तार में इजाफा करता चला गया। इस वक्त तक फिजा में गहरा अंधेरा फैल चुका था, इसलिए अकब नुमा आईने में सिर्फ गाड़ियों के रोशन हेडलैम्प्स नजर आ रहे थे। किसी गाड़ी को शिनाख्त करना नामुमकिन हो गया था, लेकिन फिर भी हेडलैम्प्स की बुलंदी और उनके कुशादा दरमियानी फासले से मैंने भांप लिया कि जिम क्लार्क के साथियों की लैंड रोवर और हमारी गाड़ी के दरमियान सिर्फ एक कार खायल थी। जिम लाइट के कत्ल का वाकया कब पेश आया था? कुछ देर के बोझल सुकूत के बाद वीरा ने सवाल किया। जेट लीग की वजह से वक्त का तस्वुर गडमड होकर रह गया है। जिम क्लार्क बोला, यूं समझ लो कि यह वाकया यहाँ के वक्त के मुताबिक परसों दोपहर या शाम को रुनमा हुआ होगा। उसे मुझे कभी प्यार से बेटी क्या करने पुकारा। वीरा दिलगुदाज आवाज में कहने लगी, अमलन मुझे अकलौती बेटी का लाड प्यार देता रहा, लेकिन उम्र भर हकीकत से आंखें चुराता रहा। कभी मैं उसको पूजने लगती थी और कभी उससे इतनी नफरत होने लगती थी कि उसका मुंह नोच लेने को जी चाहता था। लेकिन खून के रिश्ते अटल होते हैं, इन्हें हद से बड़ा हुआ इख्तलाफ भी नहीं मिटा सकता। मेरे फरिश्तों को भी वाशिंगटन में पेश आने वाले खून आशाम वाक़े का इल्म नहीं था, लेकिन कल मैं उदास थी। मैंने बहुत शराब पी थी। ख्वामुखा मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी से लिपट कर फूट फूट कर रहा हूं। अंदर के इस खालीपन में मैं टैनी से बहुत सी बातें करती थी। मेरे अंदर टूट फूट हो रही थी। मैंने कल शाम पहली बार किसी मर्द के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम की। शायद कुदरत मुझसे वो सब कहलवा रही थी और मैं अपनी रूह में डैनी से बहुत कुछ कह जा रही थी। हैरत की बात है कि डैनी को अपनी मोहब्बत का समर इतने अरसे बाद मिला। जिम क्लार्क ने उसकी बात काट कर बेरहमाना अंदाज में कहा, तुम दोनों का रोमान तो मुद्दतों से चल रहा है। हैरत है कि डैनी ने तुम्हारी संगदिली से मायूस होकर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। शट अप, वीरा ने मुजमाहिल सी आवाज में उसे डांटा। तुम लोगों के नजदीक मोहब्बत किसी तफरीक गाह से शुरू होकर बिस्तर पर खत्म हो जाने वाली एक आर्जी ताल्लुक का नाम है। तुम इकरार और इनकार की नज़ाकतों को महसूस नहीं कर सकते। मादी माहौल की चकाचौंध में तुम इंसानी जज्बों की पहचान खो चुके हो। तुम इस तरह मुझे जुटला रही हो जैसे तुम्हारा ताल्लुक हमारे बजाय किसी और कौम या सियारे से हो। जिम क्लार्क ने इस्तज़ा के साथ कहा, अमेरिका में अब किसी के पास इतना वक्त नहीं रहा कि दूसरों के जज्बों की छानबीन करता फिरे। वक्त की कीमत डॉलरों में होती है, इसे फजूल कामों में बर्बाद नहीं किया जा सकता। रोमियो और जूलियट वाले सुस्त रफ्तार मोहब्बत के जमाने लत गए। यहां रहकर तुम कनूती हो गई हो। अपने माहौल में वापस लौटोगी तो तुम्हारी पुरानी सोच फिर जिंदा हो जाएगी। वहां बतेरे लोग आज भी तुम्हारी फ्याजियों को याद करते हैं। मैंने कल ही इस मिट्टी से अपना रिश्ता तोड़ लिया था जो प्यार से खाली है। शायद मेरा वो लाशावरी फैसला दुरुस्त ही था। तुम खुद ही बताओ कि अपने माँ बाप के कत्ल के बाद मेरे लिए वहां क्या रखा है। जिमिलाइड की दौलत और हशमत सिर्फ इसलिए थी कि वो शी का सुपरआईमैन था। जिस लम्हे उससे वो एजाज छीन कर उसे खून में नहलाया गया, वो एक आम आदमी के दर्जे से भी नीचे गिर गया। अब वो सब तुम्हारा है। एक दिन यूं ही तुम्हारा सर भी उतार लिया जाएगा। काला धन किसी से वफा नहीं करता, ये इसी का होता है जो इस पर काबिज होता है। वहां जाकर महरूमियों का आजाब सहने से बेहतर होगा कि मैं कुछ समझौतों के तहत यहाँ रह जाऊं। यहाँ के मुफलिस, मैले और जाहिल लोग अब भी मुझे ज्यादा अच्छे इंसान मालूम होते हैं। मैंने इनमें रहकर बहुत कुछ सीखा है। वीरा बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे रास्ते के बारे में फिक्रमंद हो। मैं वादा करता हूँ कि अमेरिका में तुम्हें किसी महरूमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिमिलाइड तुम्हारा बाप था, मगर तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सका। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें बेपनाह प्यार दूंगा। मेरे लिए
हाथ से ना बढ़ो जिम। वीरा ने उसकी बात काट दी। तुमसे प्यार करने से बेहतर है कि मैं करिहा सूरत वाला एक बुलडाग पाल लूं। शायद तुम मेरा वो थप्पड़ भूल गए जो तुम्हारी एक बेहुदा जिसारत के जवाब में तुम्हारे रुखसार को गरमा गया था। मैं इस वक्त भी नताज की परवाह किए बगैर एक और थप्पड़ रसीद कर सकती हूँ। अच्छी तरह याद है। जिम क्लार्क की आवाज तल्ख हो गई। मैं तुमसे इसकी कीमत जरूर वसूल करूंगा। इन दिनों तुम्हारे सितारे अरूज पर थे, अब मेरा वक्त है। मैं तुमसे हिसाब बेबाक कर लूंगा। इन दोनों की गुफ्तगू में माजी की तलखियां घुलने लगी थी। मैं फौरन ही दखल अंदाजी कर बैठा। मैं अभी तक ये नहीं समझ सका कि तुमने वाशिंगटन में जिमी लाइट के साथ पेश आने वाले वाकये की तशहीर क्यों की है। दूसरों को इबरत दिलाने के लिए सजा और इंतकाम की तशहीर जरूरी होती है। वो फौरन ही वीरा को भूल कर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। ये ना समझो कि मैं हर जगह इस वाकये का ऐलान करता फिर रहा हूँ। खानापुरी के लिए FBI वाले इस वक्त भी जिमी लाइट के कत्ल की सरगर्मी से तहकीकात कर रहे होंगे, मगर चंद लोगों को अंदर की बातों का इल्म है। मैं उनमें शामिल हूँ। वीरा का इन हकाइक से बाखबर होना जरूरी था। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तुम दोनों के सिवा किसी को जिमी लाइट की जात में दिलचस्पी नहीं होगी। कोई भी शख्स तुम्हारी बात समझ ही नहीं पाएगा। आखिर में फिर सबूत की बात आ जाती है। मान लो कि मैंने तुम्हें असल बात बता के कोई गलती या गद्दारी नहीं की। ये मेरा सोचा समझा फैसला था। ठीक है, वीरा उसे चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली। यहाँ लाखों अफराद को इस वाक़े से कोई दिलचस्पी नहीं होगी, मगर अमरीकी कौंसल खाने के अफसरान मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। वाशिंगटन के लिए यह बात बहुत दिलचस्प होगी कि शी वाला जिम क्लार्क कराची में सदर के बारे में क्या कुछ कहता रहा है। वाशिंगटन वालों के पास ऐसी खराफात पढ़ने का वक्त नहीं होता। अमेरिका एक जमहूरी मुल्क है जहां हर एक को शख्सी आज़ादियां हासिल हैं। लोग मुल्क और हुकूमत को गालियां तक देते रहते हैं। मेरी बात पर तवज्जो इस वक्त दी जाएगी जब मैं अपनी कहानी के साथ कोई सबूत भी सामने लाऊं। बिलफर्ज मेरा कोई हादसे तुम्हारी बात को हवा देने पर तुल जाए तो मैं अपने बयान से मुकर कर सारा इल्जाम तुम्हारे सर डाल सकता हूँ। जिमी लाइट तुम्हारा बाप था। उसके किसी हमदर्द ने तुमको फोन पर खबर दी है कि तुम्हारे बाप को सदर ने मरवाया है और तुम अपने जानने वाले हर अमरीकी से इस खबर की तस्दीक करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे मुकाबले में शी के सरबराह की बात ज्यादा तवज्जो से सुनी जाएगी। आम तरीन बात यह है कि अब तुम दोनों को मुझसे समझौता करना होगा। तुम दोनों इसी सूरत में जिंदा रह सकते हो कि मेरे लिए काम करो। मेरे लिए काम करने की जरूरत में तुम मेरी किसी हदायत से इनराफ नहीं कर सकोगे। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि शी के मुहर्रिफीन की सजा सिर्फ मौत है। डैनी की चालाकियां भी इसे नहीं बचा सकेंगी। तुमने बहुत अच्छी तरह अपनी बात वाजे कर दी। मैं स्टेशन 4 पहुंचने तक उसे बातों में उलझाए रखना चाहता था। जिमी लाइट सिर्फ एक नाम बनकर शी पर राज कर रहा था। उसे किसी ने नहीं देखा था। वीरन लाहौर के लाइट काटेज के एक कबाड़खाने में पहली बार जिमी लाइट की एक बुसीदा फिल्मी तस्वीर देखी। तब उसे इल्म हुआ था कि इसका बाप और जिमी लाइट एक ही शख्स के दो रूप है। लेकिन तुमने खुद को लोगों से पोशीदा रखने की कोशिश नहीं की। जिमी लाइट बुज़दिल था। उसने दुनिया के सबसे महंगी तफरीगाहों में आज़ादी से रंगरलियां बनाने के लिए खुद को पर्दे में रखा हुआ था। मैं सामने रहकर काम करूंगा। मेरे लिए काम ही तफरीह है। दुश्मन बहुत आसानी से तुम्हारी बू पर लग जाएंगे। वीरा ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। वो नायत आसानी तो तुम्हें इस स्टेशन पर पहुंचा देंगे जहां 4 तक गिनती मुकम्मल होने से पहले आदमी मारा जाता है। वीरा के अल्फाज पर मैं चौंक पड़ा। वो मेरे मुंतखब किए हुए रास्तों के बारे में पहले से परेशान थी, लेकिन अब शायद भाप गई थी कि मैं किधर जा रहा था। बज़ाहिर वो जिम क्लार्क से बात कर रही थी, लेकिन उसके अल्फाज में मेरे लिए एक सवाल पूछीदा था। वो स्टेशन 4 के बारे में तस्दीक की ख्वाह थी। तुम ठीक कह रही हो। मैंने उसी गुफ्तगू के तसलसल में वीरा के सवाल का जवाब दे दिया और बात जारी रखते हुए कहा, देखे भाले सरबराह के मुकाबले में इसरार के पर्दों में लिपटे हुए नामालूम बास की दहशत बहुत ज्यादा होती है। हर शख्स अपने दूसरे साथी से चौकन्ना रहता है कि कहीं वही उसका बास न हो। पुरस्कून और नीम ख्वाबीदा सड़क पर हमारी मंजिल करीब आ गई। इस सड़क पर ट्रैफिक कम था, लेकिन वो गाड़ियां कदरे फासले से हमारे पीछे लगी हुई थी। गनीमत यह था कि इस वक्त STF की कोई बड़ी गाड़ी फाटक से बाहर मौजूद नहीं थी। मैंने कार की रफ्तार कम करनी शुरू कर दी। पीछे आने वालों की रफ्तार भी धीमी होने लगी। मैंने गाड़ी बाएं तरफ मोड़कर फाटक के सामने रोकी और हार्न बजा दिया। ताकुब करने वाली गाड़ियां रेंगती हुई आगे निकल गईं। इस नाजुक मरहले पर मेरे दिल की धड़कनें अचानक ही तेज से तेज तर होने लगी थी। हार्न के जवाब में स्याह आहिनी फाटक के एक हिस्से में मुख्तसर सी चौकोर खिड़की नमूदार हुई। मैंने इस्तरारी अंदाज में अपनी गाड़ी की कैबिन लाइट चला दी ताकि झांकने वाले को मुझे पहचानने में दुश्वारी न हो। मेरी वो कोशिश बारावर साबित हुई। चौकोर खिड़की गायब हो गई और वजनी बोलट सिरकने की कदर तेज आवाज के बाद फाटक अंदर की तरफ खोल दिया गया। फाटक खोलने वाले गनमैन को जिम ने बेआराम निगाहों से घूरा था। अंदर पोर्च में 3 गाड़ियां मौजूद थी, जिनमें 2 जीपें शामिल थी। STF की तमाम गाड़ियों पर गैर सरकारी नंबर प्लेटें इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इन गाड़ियों की फौजी सज धज फौरन तवज्जो का मरकज बन जाती थी। मैंने एक झटके से गाड़ी अंदर बढ़ाई तो जिम क्लार्क ने पहली बार बेचैनी से अपनी निशिस्त में पहलू बदला और दुरुस्त आवाज में गुर्राया, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? स्टेशन 4। मैंने उससे ज्यादा गुर्रा कर जवाब दिया और वो मुझ पर टूट पड़ा। फाटक से पोर्च तक का फासला बमुश्किल चंद सानियों का था, लेकिन इन चंद सानियों में यके बाद दीगरे मुतअद्दिद वाकयात रुनमा होते चले गए। वीरा चलती कार का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गई और अव्वल खान को वहां बुलाने का मुतालबा करने लगी।
लान पर सस्ताने वाले मुतअद्दिद कारकुन हड़बड़ाकर अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। कोई निकर और कोई बुनियाद में मलबूस था, कोई सिर्फ पतलून पहने हुए था। मुतअद्दिद रंग बिरंगे लिबास भी नजर आते। जिम क्लार्क के हमला आवर होने की वजह से स्टीयरिंग मेरे हाथों से निकल गया। गाड़ी लहराकर बरामदे की तरफ चली गई, मगर फिर मेरे पैर भी एक्सीलेटर से हट गए। गाड़ी हल्के से झटके से उछली और इंजन बंद हो गया। मैं जिम क्लार्क के देव हैकल वजूद को धकेलने की कोशिश करने लगा। एसटीएफ के सस्ताने वाले एहलकारों ने लम्हा भर के लिए इस मंजर को हैरत से देखा, फिर कई आदमी कार की तरफ बढ़ाए। उस दौरान में जिम क्लार्क मेरे सर पर टक्करें रसीद करके मेरा गला दबोचने की सरतोड़ कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने उसके जबड़ों पर अंधाधुंध मुक्के रसीद करके कामयाब नहीं होने दिया। एसटीएफ वालों ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और जिम क्लार्क की टांगें पकड़कर उसे किसी मवेशी की तरह बाहर घसीटने लगे। मेरी तरफ वाली खिड़की में से भी किसी ने पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर खोसा मारा। वैशानक राहों के साथ जिम क्लार्क ने मेरी चाहने छोड़ दिए। टांगों पर होने वाली जोर आजमाई के नतीजे में जिम क्लार्क मुंह के बल गिर लीवर पर गिरा और बुलबुला उठा, लेकिन बाहर वालों ने रहम का कोई मुजाहरा किए बगैर उसे बाहर घसीट लिया। सीट से लिपटने की कोशिश में नाकामी के बाद अगर वो अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर ना जमाता तो एक जबरदस्त झटके से फर्श पर गिरकर अपने कई दांत गंवा बैठता। इस समर में कोई शुबा नहीं था कि जिम क्लार्क गैर मामूली ताकत और जिसामत का मालिक था, लेकिन एसटीएफ वाले भी अपने काम में ताक थे। 3 आदमियों ने उसे फर्श पर ही दबोचा और उसके पुश्त पर सवार हो गए। हथियार संभालो, मैं गाड़ी से बाहर निकलते हुए कदरे ऊंची आवाज में बोला। बाहर सफेद लैंड रोवर और सुरमई सिविक में 5 मुसल्ला आदमी मंडला रहे हैं, उन्हें भी घेर कर पकड़ना है। शायद वीरा इस बारे में पहले ही शोर मचा चुकी थी। स्टेशन 4 में अफरा तफरी फैल गई और चंद ही सानियों में हर एक के हाथ में कोई ना कोई खुदकार हथियार नजर आने लगा। इस सूरत हाल ने मुझे बुखला कर रख दिया। वहां काफी मुसल्ला नफरी दस्तियाब थी, हदफ भी मौजूद था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किसको कहां मामूर किया जाए। इस वक्त मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि मुनज़्ज़म जंगी हिकमत अमली तैयार करने के लिए पेशावराना महारत नागुज़ीर होती है। एसटीएफ के एहलकारों के लिए वो कोई नई बात नहीं थी। एक शख्स ने खुद ही बकिया लोगों की कमान संभाल ली। 3 आदमी अहाते की दीवार की तरफ चले गए। 2 आदमियों को छत पर भेज दिया गया। साहब को फोन कर दिया है, वो घर से निकल रहे हैं। एक शनासा चेहरा मुझे वो खबर देकर मकान के अकवी हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। मेरे लिए यह बात इत्मीनान का बायस थी कि अव्वल खान के मौजूद न होने के बावजूद उसके आदमियों ने मुझे पहचान कर भरपूर कार्रवाई का आगाज कर दिया था। अचानक फिजा में चंद बुखलाई हुई तहय्युर ज़दा आवाजें उभरी। मैं तेजी से पलटा तो जिम क्लार्क किसी तरह अपने हरीफों को जुल देकर भाग निकला था। उसका रुख फाटक की तरफ था। वो पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ एक निकर पोश के करीब से गुजरा और उसने अपनी राइफल की नाल पकड़कर उसे किसी लाठी की तरह जिम क्लार्क के सर पर दे मारा। राइफल का चौबी दस्ता खट की आवाज के साथ जिम की खोपड़ी से टकराया और वो तिवरा कर किसी कटे हुए शायद तीर की तरह वहीं ढेर हो गया। उसे दबोचने वाले मजबूत डोरी की लच्छी समेत वहां मौजूद हुए और तेजी से उसके हाथ पैर बांधने लगे। इस वक्त तक स्टेशन 4 में जो कुछ हुआ था वो बहुत पुरशोर नहीं था। मुझे तवक्का थी कि जिम क्लार्क के साथियों को अंदर की सूरत-हाल का इदराक नहीं हो सका होगा। मेरे लिए वो सूरत-हाल नाकाबिले यकीन से मालूम हो रही थी कि शी जैसी ताकतवर रियासती तंजीम का सरबराह जो अपने फराइज के सिलसिले में बराह रास्त अपने मुल्क के सदर को जवाब दे था, किसी हकीर चौपाए की तरह स्टेशन 4 के अहाते में बंधा पड़ा था। मैंने करीब जाकर देखा तो जिम क्लार्क के सर के जख्म से बहने वाला खून उसके बालों में फैलता जा रहा था। इसे बांधकर किसी कमरे में मुकफ्फिल कर दो। मैंने उसे बांधने वालों को हदायत दी और सिगरेट सुलगाकर बरामदे की तरफ लिया। मुझे फिक्र यह थी कि हम लोग एक मजबूत चारदीवारी में महफूज थे, लेकिन अव्वल खान गड़बड़ की खबर सुनकर इधर आ रहा था। उसे बाहर भटकते हुए 5 भेड़ियों के बारे में नहीं बताया जा सका था। फाटक के सामने अपनी गाड़ी रोकते ही वो इन दरिंदों की किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बन सकता था। रेडियाई आलात और फोन वगैरह की देखभाल पर मामूर ऑपरेटर ने यह बताकर मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया कि इस वक्त अव्वल खान के पास कोई लासिल्की ऑपरेटर्स नहीं था। मैंने फौरन न्यूज के घर का नंबर मिलाया तो वह वहां से निकल चुका था, यानी उसे खतरे से खबरदार करने की कोई सूरत बाकी नहीं रही थी। मैं इस्तरार और परेशानी के आलम में दोबारा बाहर निकल गया। वहां वीरा एसटीएफ के आरिफ नामी एहलकार से किसी संजीदा गुफ्तगू में मसरूफ थी। इस वक्त आरिफ ही ने जुमला कार्रवाइयों की कमान संभाली हुई थी। मुझे अपनी तरफ आते देखकर वो दोनों खामोश हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। दूरबीनों से इन दोनों गाड़ियों पर निगाह रखी जा रही है। मेरे करीब पहुंचने पर आरिफ ने आगाह किया, वो सामने वाली गलियों में एक दूसरे से दूर है। लैंड रोवर में राइफल की नाल की झलक भी देखी गई है। वो बाहर तैयार हैं और हम अंदर महसूर। ये जमूद कैसे टूटेगा? वीरा ने पूछा। थोड़ी देर बाद इनका सबर जवाब दे जाएगा और कुछ ना कुछ होकर रहेगा। मैंने कहा, फिलहाल मुझे ये फिक्र लाक हो गई है कि अव्वल खान स्टेशन 4 में अंदर के हालात की खबर सुनकर घर से रवाना हो चुका है। उसे बाहर के खतरे का इल्म नहीं है और उसकी गाड़ी में वायरलेस भी नहीं है। आरिफ का ख्याल है कि बाहर निकलकर उनसे छेड़छाड़ शुरू की जाए। वीरा मुझे बताने लगी, हो सकता है कि ज्यादा देर होने के बाद वो खामोशी से लौट जाएं और रात की तारीकी में ज्यादा तैयारी के साथ यहाँ हमलावर हो। इसी वक्त इनकी कमर तोड़ दी जाए तो ये दोबारा इधर का रुख करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो हर कीमत पर जिम क्लार्क को निकाल लेना चाहेंगे। मैंने उसे याद दिलाया, तुम भूल रही हो कि वो कोई आम आदमी नहीं, चीज ऐसी ताकतवर तंजीम का न्याज सरबराह है। एक बार मार खाकर भी वो हिम्मत नहीं हारेंगे।
दूसरी बल्कि तीसरी कोशिश भी कर सकते। हाँ, ये फायदा जरूर हो सकता है कि हम लोग एक बार बाहर निकल जाएं तो इनसे छेड़छाड़ के साथ ही अव्वल खान को रास्ते में खतरे से आगाह कर सकते हैं। मेरे जवाब से आरिफ खुश हो गया। अभी मैं भी यही सोच रहा था। 2 गाड़ियों में कुछ आदमियों को पूरी तैयारी के साथ बाहर निकालो। मैं लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद कहा, इन्हें जिंदा पकड़ना या मजबूरी हो तो हलाक भी किया जा सकता है। आरिफ ने पूछा, पहली सूरत बेहतर होगी, लेकिन इनके फरार से मौत बेहतर रहेगी। मैंने अटल लहजा में जवाब दिया। और हाँ, पूरी तैयारी लिबासों की तब्दीली नहीं बल्कि हथियारों के जखायर से है। जो जिस लिबास में है जल्द अज जल्द इसी पर चल पड़े। मैं समझता हूँ मिस, वो फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला और उनकी तरफ चल दिया। अब हम दोनों यहाँ बैठकर क्या करेंगे? मैंने वीरा की तरफ देखकर पूछा। इंतजार और बातें। वीरा मेरे चाहने पर हाथ रखकर बोली, मुझे दावा नहीं है कि मैं अपने बाप से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके नागहानी कत्ल की खबर ने मुझे अंदर से खाली और उदास कर दिया है। घर चलकर अपना गम गलत कर लेना। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बड़े खेल में नुकसान भी बड़ा ही होता है। शायद जिमी लाइट ने सोचा होगा कि वो सदर की कमजोरी का कोई काबिल तरदीद सबूत हासिल कर ले तो उसके सारे उम्र भर शी का बेताज बादशाह बना रह सकता है। इक्तदार की जंग में जिसे तख्त नहीं मिलता फिर उसका तख्ता हो जाता है। शायद तख्त या तख्ता इसी को कहते हैं। उसकी आवाज में उदासी तैर रही थी। शायद मेरे बाप की मौत में जिम क्लार्क का कोई कसूर नहीं हो, लेकिन मैं इससे शदीद तरीन नफरत में मुब्तला होती जा रही हूँ। मेरी आरज़ू है कि मैं अपने मकतूल बाप की जानशी को अपने हाथों से हलाक करूं और फिर इसकी बिगड़ी हुई लाश अमरीकी कौंसल खाने के आगे डलवा दूं, ताकि वो लोग एक बड़े बाप की बेटी का वो रंगीन तोहफा अपने सदर को भेज सकें। वो इनका नहीं, तुम्हारा भी सदर है। मैंने उसे छेड़ा, इज्जत से नाम लो उसका। कुर्सी पर बैठने के बाद कोई किसी का नहीं होता, वो तलखी से बोली। इसी वक्त आरिफ ने आवाज लगाई। उसके आदमी तैयार थे। मेरा ख्याल है कि मैं भी इनके साथ जाऊं। मौका पर मौजूद रहकर मैं इनकी कुछ रहनुमाई भी कर सकूंगा। मैंने आरिफ की तरफ जाते हुए कहा, फिर मैं अकेली यहां रहकर क्या करूंगी? मैं दूसरी गाड़ी में बैठ जाऊंगी। वो भी मेरे पीछे हुई। दोनों जीपें रवानगी के लिए तैयार थीं। हर जीप में ड्राइवर समेत 3 नफूस थे। मैं अगली जीप में सवार हो गया। वो मुकम्मल आईनी बाड़ी वाली बंद और महफूज जीपें थीं। ड्राइवर के बराबर वाले शख्स के हाथ में लंबे मैगजीन वाली खुदकार राइफल थी, जो आनन फानन में हर तरफ मौत ही मौत फैला सकती थी। पिछली सीट पर मेरे बराबर में बैठे हुए नीकर पोश के पास लंबी रेंज की राइफल थी, जिससे काफी दूर का निशाना लेकर फायर किया जा सकता था। सर सीट के नीचे से क्लाशिंकोफ आप भी ले लें। बुनियान और नीकर में मलबूस राइफल बरदार ने मुझे मशवरा दिया और मैंने बिला तवक्कुफ उस पर अमल कर डाला। इस दौरान में वीरा दूसरी जीप में गायब हो चुकी थी। दोनों गाड़ियों के इंजन बेदार हुए, फाटक खोले और हेडलैम्प्स रोशन किए बगैर उनके रुख मोड़े गए। फिर सब अफराद दूर हटके ताकि फाटक खुलने पर बाहर से उन्हें देखा न जा सके।